अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। उर्दू से इंग्लिश सीखने का आज ये है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले आप पार्ट 1 देखो, जाकर तब ये वीडियो देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं मदरसे के बच्चों के लिए जो उर्दू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनके लिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रामर में पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ता है, क्यों पढ़ते हैं ग्रामर क्या होता है, इन चीजों को हम पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्रामर अब देखो, जिस फन के जरिए क्या बोल रहे हैं कि जिस फन के जरिए हम अंग्रेजी को क्या बोल रहे हैं कि अंग्रेजी को सही तौर पर क्या करते हैं, सही तौर पर लिख पढ़ और बोल सकते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। समझे? क्या कहते हैं? उसे ग्रामर कहते हैं। तो ये याद रखना है, यानी जिस फन के जरिए हम अंग्रेजी को सही तौर पर लिख और पढ़ और बोल सकते हैं, हम उसे ग्रामर कहते हैं। क्योंकि ग्रामर ही हर ज़बान की रीढ़ होती है। क्या होती है? रीढ़ होती है। जैसे गर्दन की रीढ़ होना चाहिए, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो गर्दन नीचे झुक जाएगी। उसी तरह से ग्रामर की एक रीढ़ है, समझे। और तर्जुमा करने के लिए ग्रामर को जानना बेहद जरूरी है, इसलिए हमें ग्रामर को पढ़ना होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, तो किसी फन को या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ग्रामर यानी लिखने पढ़ने और सही स्पेलिंग के साथ लिखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं, समझे। तो अब देखो आगे लिखा है कि बेहद जरूरी है। इस इल्म का फायदा ये भी होता है कि इंसान रोजमर्रा की बोलचाल तहरीर में हर किस्म की खता न हुई सर्फी से महफूज रहे, समझे। जो हम गलत लफ्ज इस्तेमाल निकालते हैं तो उससे भी महफूज रहे। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। यानी ये जो सीरीज है ये है क्या है, 0 से लेकर एडवांस तक है, 0 टू एडवांस है। यानी इस सीरीज में आपको 0 से ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, समझे। 0 से आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, तो ये चीज पढ़ना है इसमें। तो अब यहाँ पे जो टॉपिक है अल्फाबेट, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं हुरूफ तहरीरी। क्या बोलते हैं? हुरूफ तहरीरी। अब अंग्रेजी में जबान के ए से लेकर जेड तक कितने 36 क्या 26 कितने 26 रूप के मजमूए को हम अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब देखो इस 26 में जितने भी लेटर्स आ रहे ए बी सी डी, समझे, तो कुल मिला के ये कितने हैं? 26 हैं। तो इसी 26 रूप को हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अब देखो आगे लिखा है हर्फ। क्या लिखा है? हर्फ यानी लेटर इसी को बोलते हैं ए बी सी डी, ये क्या होगा? लेटर। और उर्दू में अगर हम हरूफ को बोलेंगे तो क्या होगा? अलिफ बा जीम दाल रा, तो इस तरह से पूरा आएगा, ठीक है। अब अंग्रेजी में देखो हर्फ को लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हर्फ को लेटर कहते हैं, और उर्दू में तो हर्फ कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी वगैरह, तो ये क्या हो गया? आपका लेटर हो गया। अब देखो ग्रुप की किस्में हैं, ग्रुप की किस्में, तो इसके कितने किस्में होते हैं? अगर उस चीजों को हम लोग यहाँ पे देखें कि देखो काइंड ऑफ लेटर यानी ग्रुप की किस्में, काइंड ऑफ लेटर। अंग्रेजी जुबान में ग्रुप की 2 किस्में होती हैं। कितने किस्में होती है? 2 किस्में होती है, याद रखना है। कितने होती है? एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। अभी जो नया ग्रामर आता है उसमें एक आता है स्मॉल कर्सिव, एक होता है कैपिटल कर्सिव, समझे, तो वो भी आता है। अब यहाँ पे क्या था? अंग्रेजी में ग्रुप की 2 किस्में होती है। तो पहला इसमें क्या है? देखो बनावट के एतबार से, समझे, और दूसरा तलफ्फुज़ के एतबार से। पहला है बनावट के एतबार से और दूसरा इसमें तलफ्फुज़ के एतबार से। अब जो बनावट के एतबार से ग्रुप की किस्में, बनावट के एतबार से ग्रुप को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसमें क्या गया है? 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और 2 हिस्सा वो कौन कौन सा है? पहला है ए बी जैसे हम पढ़ते हैं, और दूसरा ए छोटी में और दूसरा पहला बड़ी में और दूसरा छोटी में, तो ये 2 हिस्से हैं। अब देखो बड़े हूँ यानी पहला कैपिटल लेटर। क्या हो गया? कैपिटल लेटर। पहला क्या हो गया? कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारी चीजें इसमें कैपिटल लेटर में आएगा। और छोटे में क्या आएगा? अगर हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे छोटे में, तो छोटे में क्या स्मॉल में आएगा, जैसे ए बी सी, ये सारी चीज छोटे में आएंगे। तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने? 2 हिस्सों में। पहला है कैपिटल और दूसरा है स्मॉल, तो ये याद रखना है। अब देखो तलफ्फुज़ के एतबार से हरूफ की किस्में। क्या? तलफ्फुज़ के एतबार से हरूफ की किस्में बोल रहे हैं। तलफ्फुज़ के एतबार से हरूफ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में?
दो हिस्सों में अब यहाँ में भी तकसीम किया गया है। तो पहला है हुरूफ इल्लत, यानी हम जिसको बोलते हैं वोवेल, क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं, समझे? हुरूफ इल्लत यानी हम इसको क्या बोलते हैं? वोवेल, क्या बोलते हैं? वोवेल, समझे? इसको उर्दू में हुरूफ इल्लत और अंग्रेजी में इसको वोवेल। अब देखो अंग्रेजी में हुरूफ इल्लत 5 होते हैं, कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 5 के अलावा जितने भी उधर लेटर्स होंगे, वर्ड्स होंगे, समझे? वो सारे जो हुरूफ इल्लत होंगे वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। अब देखो यानी ए ई आई ओ यू, तो ये 5 है, कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये कितने? 5। इसको बोलते हैं वोवेल्स, क्या बोलते हैं? वोवेल्स। और ये वोवेल्स किसी दूसरे हुरूफ की मदद के बगैर बोले जाते हैं, समझे? किसी के बगैर मदद के ही बोले जाते हैं। अंग्रेजी अल्फाज में वोवेल्स उर्दू की तरह ज़बर ज़ेर पेश का, जबकि हिंदी की तरह मात्राओं का काम करते हैं। अब देखो जब हम लोग उर्दू में पढ़ते हैं, जैसे कि अलिफ मद ज़बर आ पढ़ते हैं ना, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, इस तरह से पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी में ये देखो अब क्या है, अंग्रेजी में ये ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करता है। अगर जैसे कि आपको अहमद लिखना हो, अहमद, तो अलिफ आ मीम दाल मद, अहमद, इस तरह से लिखते हैं। तो अंग्रेजी में भी इसी तरह से ये ज़बर ज़ेर पेश की तरह काम करते हैं। और ये बात याद रखनी है, और ये बात याद रखनी बेहद जरूरी है कि अंग्रेजी में कोई भी लफ्ज बगैर वोवेल के नहीं बन सकता है। अगर वोवेल की कोई भी लफ्ज नहीं बनता है अंग्रेजी ज़बान में, ये याद रखना है। अब देखो आगे हम क्या कहते हैं कि हुरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट, क्या है? कॉन्सोनेंट। जो हुरूफ वोवेल की मदद से बोले जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ये 21 होते हैं, कितने होते हैं? 21 होते हैं। ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। यानी अब देखो वो 5 के अलावा क्या था? ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5। अब इन 5 के अलावा जो भी बाकी बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट, याद रखना। यानी इन 5 के अलावा और जितने भी सब लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट उसको कहा जाता है, समझे? तो यानी जो हुरूफ वोवेल की मदद से बोले जाते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब आगे इसमें लिखा देखो निस्फ हुरूफ इल्लत यानी सेमी वोवेल, क्या होता है? सेमी वोवेल। अब डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं, क्या कहते हैं? डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहते हैं। इसका कायदा ये है कि जब डब्ल्यू और वाई किसी लफ्ज या लफ्ज के टुकड़े यानी सैबल के आखिर में हो तो ये वोवेल्स कहलाते हैं। अब जैसे कि देखो साउंड, क्या है? साउंड, पाव, देखो ये क्या है? कैरी। तो ये जो वाई आ रहा है यहाँ पर, ये आपको क्या हो गया? वोवेल्स। ये वोवेल्स की साउंड की आवाज ही निकालता है, समझे? जैसे फ्लाई, तो ये जो वाई आया आखिर में क्या हो गया? वोवेल्स। और यहाँ पे भी देखोगे ये जो डब्ल्यू है तो ये आपको क्या हो गया? वोवेल्स हो गया, समझे? अगर इससे पहले जो वर्ड आगे, जैसे देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि वर्क है, क्या है? वर्क है या फिर योर है, तो ये जो अभी यहाँ पे क्या है कि बाद में आ रहा है और इस वाले वर्ड में पहले आ रहा है तो ये वोवेल्स नहीं होगा। लेकिन जब बाद में आएगा किसी उदाहरण में तब क्या बनेगा? ये वोवेल्स बनेगा, समझे? अब देखो कि टुकड़े के शुरू में हो तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे कि अगर ये शुरू में है तब ये कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, अगर बाद में हो तो ये क्या कहलाएंगे? सेमी वोवेल्स कहलाएंगे। सिंपल सी बात है ये, समझे? वर्क, तो ये वर्क जो डब्ल्यू है यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? आपको कॉन्सोनेंट कहलाएगा। अगर ये वर्क लास्ट में होता तब ये क्या कहलाता? सेमी वोवेल्स कहलाता। वाटर, जैसे वाटर में यहाँ पे डब्ल्यू है, ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट हो जाएगा, समझे? अब अगला जो इसमें टॉपिक है देखो क्या है कि हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के इस्तेमाल का कायदा। क्या है? हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के इस्तेमाल का कायदा। हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही के इस्तेमाल करने के 4 कायदे होते हैं। कितने कायदे होते हैं? 4 कायदे होते हैं। कितने होते हैं? 4। जिन अल्फाज का पहला हर्फ, क्या बोल रहे थे? जिन अल्फाज का पहला हर्फ वोवेल में से कोई एक हो, यानी ये 5 ए ई आई ओ यू, अगर इन 5 में से बोल रहे हैं कि अगर जिन अल्फाज का पहला हर्फ वोवेल में से कोई एक हो उनका तलफ़ुज़ भी वोवेल की ही आवाज हो। इन 5 में से अगर कोई पहला हर्फ होगा तब, समझे? आवाज हो तो उनसे पहले
एक का तर्जुमा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। जिसको अगर हम बोले कि आर्टिकल का इस्तेमाल करो, जैसे कि दिस इज ए कैट। अब जो है यहाँ पर ये क्या है, कैट। ये क्या बोल रहे हैं, कैट। ये एक है, आर्टिकल है, समझे। इसी तरह से यहाँ भी बोल रहे हैं कि अगर पहले तर्जुमा करने के लिए, उसका एक तर्जुमा करने के लिए, ये बताने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, एन इस्तेमाल करना होगा। क्या बात इस्तेमाल करना होगा, एन इस्तेमाल करना होगा, समझे। अब जैसे कि द ओ एल डी, ओल्ड मैन। लेकिन ये देखो, अब इनमें से पांचों में से है ये, समझे, एक बूढ़ा है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल क्या करेंगे, एन करेंगे, एन ओल्ड मैन, द एन ओल्ड मैन, या फिर एन ओल्ड मैन, समझे। क्या करेंगे, एन ओल्ड मैन, इस तरह से, समझे। अब देखो यहाँ पे जो अम्ब्रेला है, एन अम्ब्रेला, यानी एक छाता, एन अम्ब्रेला। ये जो यहाँ पर क्या यू है, तो ये यू क्या है, इसमें वोवेल्स है, क्या वोवेल्स। इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए एन का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, अगर इन पांचों में से कोई भी लफ्ज किसी भी वर्ड से पहले आएगा, तब वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ए एन का इस्तेमाल करेंगे, समझे। जैसे ऑक्स हो गया, जैसे एन इंक पॉट हो गया, जैसे एन एलिफेंट हो गया, एन आंट हो गया, समझे। तो ये है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, अगर वोवेल से शुरू होने वाले अल्फाज का तलफ़ुज़ कॉन्सोनेंट की आवाज से हो, तो उन अल्फाज से पहले एक का तर्जुमा करने के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, यानी कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पे अब देखो, इनमें से नहीं बोल रहे, यानी कॉन्सोनेंट में से कोई भी लफ्ज आ जाएगा, जैसे कि हम बोले जाते आई हैव ए कैट। अब ये जो कैट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका एक तर्जुमा करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, समझे। तो वही लेके आवाज से हो, तो उन अल्फाज से पहले एक का तर्जुमा करने के लिए एक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, समझे, आ यूजफुल पेन, समझे। तो ये है। अब देखो यहाँ पे तीसरे नंबर में क्या लिखा है कि जिन अल्फाज का पहला, क्या बोले कि जिन अल्फाज का पहला हर्फ कॉन्सोनेंट हो और उनसे पहले कॉन्सोनेंट की आवाज निकले, तो उन अल्फाज से पहले एक का तर्जुमा करने के लिए एक का ही इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, जैसे कि ए चेयर, समझे, ए बर्ड, इस तरह से। अब देखो 4 नंबर पे, जब किसी लफ्ज का पहला हर्फ यानी कॉन्सोनेंट से हो और उसका तलफ़ुज़, क्या बोल रहे हैं, उसका तलफ़ुज़ वोवेल की आवाज से हो, तो कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका तलफ़ुज़ जब कॉन्सोनेंट की आवाज से हो, यानी वोवेल की आवाज से हो, तो वहां पर ए का तर्जुमा करने के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे जैसे कि इस्तेमाल हो रहा है कि इसका जो साउंड है वो किससे आ रहा है, वोवेल से आ रहा है, लेकिन इसमें एच तो पढ़ते नहीं हम लोग, समझे। हालांकि शुरू किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। ये जो एच है क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट है, समझे, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ इसके बाद जो है जो शुरू होगा, जब जब हम लोग पढ़ेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट जब पढ़ेंगे, तो ओ का आवाज आ रहा है, यहाँ पे वोवेल की आवाज आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे इसका ए एन का इस्तेमाल करते हैं, समझे। देखो जैसे आवर, आवर में तो हम एच नहीं पढ़ते, हावर पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आवर पढ़ते हैं। तो आवर ये जो यहाँ पे जो वोवेल्स की आवाज है, किसकी आवाज आ रही है, वोवेल्स की। इससे पहले अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए एन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ए एन का इस्तेमाल करेंगे, समझे। तो ये है। अब जो इसमें अगला टॉपिक है, वो है इसमें अगला टॉपिक लफ्ज। क्या है, लफ्ज, यानी द वर्ड। क्या है, वर्ड। तो अब वर्ड को हम लोग पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं या फिर हम कहते हैं कि लेटर, समझे, लेटर है, फिर वर्ड होगा, फिर सेंटेंस होगा, समझे, क्या होगा, सेंटेंस होगा। तो इस सेंटेंस के बाद फिर आपका आएगा स्पीच आएगा, समझे, क्या आएगा, स्पीच आएगा, फिर उधर पैराग्राफ आएगा, क्या आएगा, पैराग्राफ आएगा, समझे। तो इस तरह से देखो, लेटर से वर्ड बना, वर्ड से सेंटेंस बना, समझे, सेंटेंस से फिर एक स्पीच बना, फिर एक पैराग्राफ बनेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहता है, समझे। लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, पैराग्राफ तक, स्पीच तक पहुँचने के लिए आपको सीखना होगा पहले लेटर से। कहाँ से सीखना होगा, लेटर से। इस बीच में आपको बहुत मेहनत करना होगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसको देखते हैं आप कि वर्ड क्या होता है। लफ्ज वर्ड देखो, अगर यहाँ पे देखो
हरूफ का वो मजमूआ, क्या बोल रहे हैं, हरूफ का वो मजमूआ जिसका कुछ माने हो। जैसे हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलता है ना, तब जाके वो वर्ड निकलता है। ऐसा अदरवाइज अगर जिस वर्ड का कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीनिंगलेस बोलेंगे, समझे। तो वह जिस हरूफ का वो मजमूआ, यानी हरूफ को क्या बोलेंगे, वो मजमूआ जिसका कुछ माना है लफ्ज कहलाते हैं। जैसे कि सिटी, वर्ड, पेन, कार। तो अब ये है जो लफ्ज यहाँ पे वर्ड आया है तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ मतलब निकल रहा है। जैसे सिटी मतलब शहर, वर्ड मतलब लड़का, पेन मतलब कलम। अब देखो इन मिसालों में कार, कलम, लड़का, शहर वगैरह का एक मुतय्यन माना है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है ना, समझते हैं ना। अब इसलिए ये लफ्ज कहलाते हैं जब के, अब देखो पी जेड एन, इसका कोई तो मीनिंग नहीं है, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके बताओ, कुछ भी मीनिंग नहीं है, कोई माना नहीं है, इसलिए लफ्ज नहीं हो सकता। अब हम कह सकते हैं कि लफ्ज हरूफ से मिलकर बनता है। किससे बनता है, लफ्ज हरूफ से मिलकर बनता है। लफ्ज का एक माना भी होता है, लफ्ज में हरूफ की एक तरतीब भी होती है जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं। क्या होती है, एक तरतीब होती है, तरतीब के साथ हम लिखते हैं ना। अब जैसे कि हम अगर आपको कैट लिखना हो, सी ए टी कैट, ये हम तरतीब के साथ लिखें, अब लिखेंगे टी लिख देंगे, सी लिख देंगे, इधर ए लिख देंगे, तो ये कुछ बना, इतनी बना, समझे। तो वही बोले कि तरतीब होती है जिसे हम स्पेलिंग कहते हैं, और आपको स्पेलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। हरूफ की तरतीब बदलने पर अल्फाज गलत हो जाता है, क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए लफ्ज लिखते वक्त स्पेलिंग का याद रखना बेहद जरूरी है, समझे, स्पेलिंग का याद रखना बेहद जरूरी है। अब देखो अगला है इसमें जुमला, क्या है, जुमला यानी सेंटेंस। अभी हम लोग पढ़े थे लेटर, समझे, क्या पढ़े, लेटर पढ़े, समझे, लेटर पढ़े, उसके बाद फिर क्या आया, वर्ड आया। अब वर्ड के बाद उसमें क्या आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है ना, क्या आ रहा है, सेंटेंस। अब देखो तो अब यानी जुमला अल्फाज का वो मजमूआ, क्या बोल रहा है कि अल्फाज का वो मजमूआ जिसका कोई मुतय्यन माना हो, जुमला कहलाता है। अब मान के चलो कि अगर यहाँ पर मैं कुछ लिखूं कि आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है। तो अब ये जुमला है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलेगा ना, समझे। तो यानी अगर अल्फाज का वो मजमूआ बोल रहे हैं जिसका कोई मुतय्यन माना हो, लेकिन इसका मुतय्यन माना है कि मेरे पास एक गाय है, समझे, तो जुमला कहलाता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, लेकिन इसका क्या माना निकालना है, क्या है, प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, समझे। अब देखो शाहिद रीड्स ए बुक, शाहिद एक किताब पढ़ता है, तो इसका एक मीनिंग निकलता है, तो वही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सेंटेंस। अल्फाज का वो मजमूआ जिसका कोई मुतय्यन माना हो, जुमला कहलाता है। जैसे कि ये, अब इन दोनों जुमलों से एक मुतय्यन माना मालूम हो रहा है, एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल रहा है, एक मतलब निकल रहा है। लेकिन अगर आगे हम देखें, जैसे कि मीनिंग हो रहा है, जैसे शाहिद किताब पढ़ता है और मैं क्रिकेट खेलता हूँ, समझे, इसलिए उन्हें एक जुमला कहा गया। अगर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग जुमला नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोलेंगे, समझे। अब देखो सेंटेंस में देखो यानी जुमले की किस्में, क्या बोलते हैं, जुमले की किस्में यानी काइंड ऑफ सेंटेंस, क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस। अब देखो अंग्रेजी में जुमले की 5 किस्म होती हैं, कितने होते हैं, अंग्रेजी में जुमले की 5 किस्म होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुसब्बत जुमला। ऐसे जुमलों में सादे तौर पर किसी काम के होने की खबर मिलती है, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसी काम के होने की खबर मिलती है। जैसे कि यू फ्लाई ए काइट, तुम एक पतंग उड़ा रहे हो। अब वो क्या कर रहा है कि वो पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पर कार्य हो रहा है, काम हो रहा है ना, खबर मिल रही है, वो क्या कर रहा है। अब देखो रूबी कुक्स फूड, तो रूबी क्या कर रही है, खाना बना रही है ना, तो यहाँ पे वो काम होने का खबर मिल रही है, कुछ ना कुछ वो कर रही है, इसकी खबर मिल रही है हमें, समझे। अब दूसरा है इसी में निगेटिव सेंटेंस, क्या है, निगेटिव सेंटेंस यानी मुनफी जुमला इसको हम बोलते हैं उर्दू में। तो ऐसे जुमलों में किसी काम के न होने की खबर मिलती है,
अब क्या बोलेंगे ऐसे जुमले में, क्या बोलेंगे किसी काम के ना, यानी उस काम में ना होने की खबर मिलती हो, लेकिन पहले वाले जुमले में क्या मिल रहा था, वहां पे काम होने की खबर मिल रहा है, और यहाँ पे आपको क्या है कि काम होने की ना खबर मिलती है। तो यही फर्क है। अब देखो दे डू नॉट रन, यहाँ पे नॉट लगा तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्या होगा, नहीं होगा। तो अब दे डू नॉट रन, तो वो नहीं दौड़ रहा है, ये खबर नहीं मिल रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, सीधा बोला वो नहीं दौड़ रहा है। ही डज नॉट रीड ए बुक, क्या कर रहा है वो, ही डज नॉट, वो किताब नहीं पढ़ रहा है। अब देखो तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे अगर तीसरा जो है, तीसरा जुमला ये लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लिखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया, यानी सवाल करने वाला, यानी सवाल करने वाला। तो ऐसे जुमलों में किसी काम या चीज के बारे में सवाल किया जाता है। तो ऐसा जुमला जिसके बारे में किसी काम या फिर उसके बारे में सवाल किया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया वाला। उर्दू में क्या बोलेंगे, सवालिया वाला। अब जैसे एग्जांपल के देखें, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो। यहाँ पे जब क्वेश्चन मार्क्स लगा है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के डिटेल में पूरा, समझे। तो क्या लिखा है, डू यू नॉट प्ले, क्या तुम नहीं खेलते हो, समझे। व्हाट डिड, हाँ राजिया, व्हाट डिड राजी ईट टुडे, राजिया आज क्या खा रहा है, ये देखो हमें इसके बारे में सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सवाल के निशान लगे हैं, है ना, सवाल के निशान। अब देखो चौथा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर इंपरेटिव, क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया। तो ऐसे जुमलों में किसी काम या चीज के बारे में हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है, समझे। कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि हुक्म दिया जाए या गुजारिश किया जाए आपसे बोलने के लिए कि आप ये काम करो, ये मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि कल है यहाँ आओ, तो अब यहाँ देखो मैं इसे गुजारिश कर रहा हूँ ना, गुजारिश कर रहा हूँ आप यहाँ आओ, मेरे पास आओ, उसको मैं बुला रहा हूँ। अब दूसरे में देखो प्लीज ब्रिंग वाटर, क्या लिखा है, प्लीज ब्रिंग वाटर, पानी लाओ, तो मैं उस पर हुक्म कर रहा हूँ कि आप पानी लाओ, समझे। तो इसी को क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, समझे, क्या बोलेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखो पांचवा है इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऐसे जुमलों में ताज्जुब, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऐसे जुमलों में ताज्जुब, क्या बोल रहे हैं, जज्बात, शर्म, गम, गुस्सा, खुशी और दिल की बातों का इजहार होता हो, क्या बोल रहे हैं, दिल की बातों का इजहार होता हो। जैसे कि हाउ लेजी यू आर, तुम कितना सुस्त हो, है ना, कितना सुस्त हो, स्वस्थ नहीं, कितना सुस्त हो। तो अब क्या बोल रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा जुमला जिसमें ताज्जुब भी होता हो, हैरानी वाला भी, यानी जज्बात वाला भी हो, शर्म, गम, गुस्सा, खुशी और दिल की बातों का इजहार होता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं।